नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं तत्पुरुष समास। और इसका जो पहला भाग था इस वीडियो का, जो हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर विजिट कीजिए। और समास क्या है, समास के भेद कितने हैं, पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, समस्त पद क्या है, ये सभी डेफिनेशंस जो भी हैं हम अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं। समास एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग आपके हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है जिनमें हिंदी आती है, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी टॉपिक है और बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत कठिन टॉपिक भी है। संधि और समास दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपनी क्लास में संधि और समास का टॉपिक ही शुरू किया है। संधि हम ख़त्म कर चुके हैं, उसके प्रैक्टिस सेट भी मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है तत्पुरुष समास की। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करना, शेयर कीजिए। और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज़ है या कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं समास। तो सबसे पहले समास है क्या, हालांकि मैंने पिछली क्लास में ये कर लिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आज बताऊंगी कि समास होता क्या है। समास जो टॉपिक है आपका, अभी जो वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, उसमें भी पूछा जाने वाला है। DSSB की जो वैकेंसी आई है TGT PGT, उन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी PCS के मेंस के टाइम पे और HCS के मेंस में भी ये हिंदी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्लस आपके जो पेट का और सेट का एग्ज़ाम है हरियाणा का और यूपी का, और HSSC के एग्ज़ाम्स है, CTET है, HTET है, UP TET है। इन सभी एग्ज़ाम्स में हिंदी व्याकरण का जो भाग है उसमें ये यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं या इनमें से किसी एक एग्ज़ाम्स को भी आपने टारगेट कर रखा है तो उस लिहाज से ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले समास है क्या, मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने में, यानी कि जो प्रक्रिया है, यानी संक्षिप्त करना या किसी चीज़ को छोटे करने का जो ढंग है, अर्थात अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना जो मानव का स्वभाव होता है, ठीक है। इसीलिए भाषा के जो अधिक शब्दों को मिला करके एक ऐसा शब्द बनाया जाता है जो वही अर्थ प्रकट करे, उसे समास कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपके हिंदी में एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, ठीक है, एक सार्थक शब्द निकल करके आता है जो हम कर ही रहे हैं, जैसे जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से समास में क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाने का प्रयास किया जाता है जो एक बात को बहुत ही कम शब्दों में कह सके, ठीक है। जैसे देश एक शब्द है और भक्त एक शब्द है, तो उन दोनों को मिलाकर के शब्द बन जाता है देशभक्त, ठीक है। तो एक नया अर्थ प्रकट होता है इन दोनों शब्दों के मिलाने से, और जो ये नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब हम पहली क्लास में कर चुके हैं। आज हम डेफिनेशन देखते हैं कि समास में तत्पुरुष समास क्या है। हमने बताया था समास के 6 भेद होते हैं, जो भेद थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये सारे हमने बताया था आपको। आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है। तो तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा हुआ समास है। कारक जो लोगों को नहीं पता है वो आपको समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्योंकि कारक टॉपिक हम कर नहीं रहे हैं, फिर भी जो विभक्ति चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे का, के, की, ठीक है, के लिए, ये सब जो हम शब्दों में सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर एक मिनट। तो जो कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, जैसे कारक चिन्ह क्या होते हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम जी के जो शब्द होते हैं उन शब्दों को क्रिया से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे ने, द्वारा, से, का, के, की, किस लिए, के लिए, ये सभी जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कारक की विभक्तियां होती हैं। और कारक क्या होता है, कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, ठीक है। जैसे कारक अलग अलग जो संज्ञा या सर्वनाम हैं उनको क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ते हैं। जैसे इसका उदाहरण दे सकते हैं हम, राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया, तो राम जो है यहाँ पर करता है यानी करने वाला है,
और जो सत्य है, पानी है, रावण है, ये इन सभी को युद्ध करने की क्रिया से जोड़ रहे हैं जो शब्द हैं, जैसे राम ने शब्द, सत्य को शब्द हो गया, पाने के लिए, ये सभी जो यहाँ पर विभक्तियां हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही हैं। हालांकि हम ये टॉपिक पढ़ नहीं रहे, फिर भी मैं, क्योंकि तत्पुरुष समास से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा हुआ समास है, जिसमें कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक, ठीक है, कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद माने जाते हैं। एक मिनट, पेन। कारक के 8 भेद माने जाते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये सभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, तो मैं इसके लिए एक अलग क्लास लेकर आऊँगी, वहाँ पे हम पूरे कारक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक, यानी इसमें कर्म कारक हो गया आपका, ठीक है, पहला कर्म कारक के बाद में आपका करण हो गया, फिर संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, संबंध हो गया, ठीक है, और अगला है अधिकरण। तो इस प्रकार से ये 6 जो कारक होते हैं, उन 6 कारक विभक्तियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जिस उदाहरण में जो विभक्ति चिन्ह निहित होता है यानी शामिल होता है, उसे उसी नाम का तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कि अगर आपका कर्म विभक्ति है वहाँ पे, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। अगर उसमें करण की विभक्ति है तो कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबोधन की है तो संबोधन के साथ में संबोधन तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात जो विभक्ति चिन्ह उसमें प्रयोग किया जाएगा उसे उसी नाम का तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय यानी विद्या का घर जिसको कहा जाता है, तो विद्यालय यहाँ पे क्या है, कौन सी विभक्ति है? का विभक्ति होने की वजह से ये विभक्तिकर्ता ने कर्म को कर्ण से ऐसे होता है ना, तो ये कारण यह कौन सा हो जाता है? संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो का विभक्ति किसकी है? संबंध तत्पुरुष की है। तो इसीलिए विद्या का आलय में का विभक्ति होने से संबंध तत्पुरुष बन जाता है। तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद उसका विशेषण होने के नाते गौण होता है। यानी तत्पुरुष समास में जैसे मैंने आपको बताए थे, एक पूर्व पद होता है, ठीक है, दूसरा आपका उत्तर पद होता है। तो जो उत्तर पद होता है हमेशा ये प्रधान मिलेगा यहाँ पर, और पहला पद उसका विशेषण होगा, इसीलिए उसका गौण होगा। यानी जिस समास में सम्मिलित शब्दों में अर्थ की दृष्टि से पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, वहां पर तत्पुरुष समास पाया जाता है। आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास में पहला पद किसी न किसी रूप में दूसरे पद की विशेषता को बताने का, किसी न किसी रूप में उसके अर्थ के विस्तार करने का काम करता है, ठीक है। तो पहला पद हमेशा दूसरे पद की विशेषता बताएगा, इसीलिए वह दूसरे पद पर निर्भर करता है और दूसरे पद के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है। अर्थात कुल मिला के बात इतनी है कि दूसरा पद यहाँ पर प्रधान होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे जलधारा। तो जलधारा का जो विग्रह किया जाता है, विग्रह मतलब होता है समस्त पद को तोड़ना, ठीक है। तो जो विग्रह किया जाता है तो जलधारा, पानी की धारा यानी जल की धारा यहाँ पर, अब धारा यहाँ पर मुख्य शब्द हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके सामने अगर मैं रक्त शब्द लगा देती हूँ तो ये बन जाती है रक्त धारा, ठीक है। तो धारा तो मुख्य शब्द है, लेकिन इसकी विशेषता बता रहा है कि ये दूध की है, पानी की है, रक्त की है। तो ये जो बह रही है, जो धारा है, ठीक है, संबंध जो है वो मुख्य हो जाता है और जल उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जल की धारा बह रही है, वाक्य में जो बह रही का संबंध है वो धारा से है, जल से नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, धारा क्या है? स्त्रीलिंग, लेकिन जल क्या है? पुल्लिंग है। अतः यहाँ पर बाद वाला पद, क्योंकि धारा की प्रधानता, इसीलिए की शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो जल पद धारा की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर अगर मैं रक्त की कर रही हूँ या दुग्ध की कर रही हूँ तो दुग्ध धारा बन जाएगा, रक्त धारा हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास का जो लिंग और वचन है, ठीक है, तत्पुरुष समास का लिंग वचन हमेशा पीछे का जो शब्द होता है यानी उत्तर पद है, उस उत्तर पद के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जैसे धारा क्या थी यहाँ पे? स्त्रीलिंग, तो बीच में जिस विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो हो जाता है की, ठीक है। और ये किसका बता रहा है? संबंध तत्पुरुष को बता रहा है। अगला देखते हैं हम, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आगे हम देखते हैं
तत्पुरुष समास का लिंग वचन ये मैंने बता दिया आपको, अंतिम पद के अनुसार ही होता है। तो तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच में आने वाले जो कारक चिन्ह हैं, जैसे को है, से है, के लिए, से, ठीक है, ये का, के, की, में, पर, इन सभी का क्या होता है, लोप पाया जाता है। लेकिन जब इसका विग्रह हम कर देते हैं, जब हम खोल देते हैं को, तो विग्रह करते समय हम इन्हें पुनः जोड़ देते हैं। जैसे जलधारा, यहाँ पर जो की विभक्ति थी इसका लोप था, लेकिन जब इसको हम विग्रह करते हैं, खोलते हैं, तोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम इस विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्ता और जो संबोधन कारक हैं उनके लोप होने से कोई समास नहीं बनता है। कर्ता यानी करने वाला और संबोधन किसी को आप बुला रहे हो, तो इनके लोप होने से कोई समास नहीं बनता है। इन दोनों को छोड़ करके इन्हीं टोटल होते हैं हमारे 8 मैंने बताया, जिसमें से आपको कर्ता छोड़ना है, कर्ता कारक, और दूसरा आपको छोड़ना है संबोधन, जिसमें हे, अरे वाला जो होता है, ठीक है, विभक्ति का प्रयोग। तो इनको छोड़ करके बाकी के जो 6 होते हैं, केवल उन 6 विभक्तियों का ही प्रयोग इसमें किया जाता है, जिसमें कर्म कारक है, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण कारक। इन सभी के लुप्त हुए चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के अलग भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष क्या है, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, ठीक है। जब आप जोड़ते हैं तो जो को विभक्ति है, अगर वहां उसका लोप होता है तो वहां पर कर्म कारक का प्रयोग होता है, यानी वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। अब इसका समस्त पद और विग्रह देखते हैं कुछ उदाहरण से। जैसे जनप्रिय एक शब्द है, अब इसको विग्रह जब हम करेंगे तो जनप्रिय का मतलब होता है जन को प्रिय, ठीक है, यानी लोगों को जो प्रिय हो उसे हम कहेंगे जनप्रिय। अगला यहाँ पर कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, को विभक्ति का लोप हो रहा है। अगला है स्वर्गीय, यानी जो स्वर्ग को गया हो उसको स्वर्गीय कहेंगे, तो यहाँ पर भी को विभक्ति का लोप है, क्योंकि विग्रह करने पर हमें पता चल रहा है कि इसमें को विभक्ति आएगी और को विभक्ति का आने की वजह से वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये आपके समस्त पद या विग्रह आपको दिया गया होता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा समास है या इस समस्त पद में किस समास का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का दृष्टिकोण यही आपका रहता है। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आपको थोड़ा डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे आया है, ठीक है। केवल रटने भर से आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, वो एक एग्ज़ाम में चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सॉरी, ये अगला था हमारा गिरहकट। गिरहकट का मतलब होता है गिरह को काटने वाला, ठीक है। अगला है गिरहकट, यानी गिरह को काटने वाला, गले को काटने वाला। इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कर्मागत एक शब्द है, कर्मागत, तो कर्मागत को बोलते हैं कर्म को आगत, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय और सॉरी कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे ख्याति प्राप्त, तो ख्याति को प्राप्त, एक शब्द मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कार्योन्मुख, कार्योन्मुख यानी कार्य को उन्मुख, यानी कार्य की तरफ अग्रसर रहने वाला, इसीलिए उसको कहेंगे हम कार्य उन्मुख। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्रह आगत, ग्रह आगत, तो ग्रह आगत का मतलब होता है ग्रह को आगत, यानी ग्रह को आने वाला, ठीक है। यहाँ पे गिरहकट का मतलब होता है गिरह यानी धोती की जो गांठ होती है को काटने वाला, ठीक है। सॉरी, मैंने गला बोला था, गलती से निकल गया था। अगला है सुख प्राप्त। सुख प्राप्त मतलब होता है सुख को प्राप्त। इसके बाद में सुखदाई, जैसे एग्जाम्पल है, सुखदाई का मतलब होता है सुख को देने वाला, ठीक है, जो सुख प्रकट करे यानी सुख देता हो। एक शब्द होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, सबको जानने वाला, तो सबको जानने वाले में कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाता है, ठीक है। हालांकि मैं इनके आपको प्रैक्टिस भी जरूर करवाऊंगी, ठीक है। जैसे एक शब्द है मनोहर, मन को हरने वाला, तो मनोहर यानी मन को हरने वाला, तो जब मन को हरता है, मन को हरता है, तो को यहाँ पर हो गया है, तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले समास पे। अगला है हमारा करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष समास क्या होता है, जहाँ पर करण की विभक्ति का लोप होता है, ठीक है, जहाँ पहले पद में कर्ण कारक की विभक्ति
करण की विभक्ति होती है से, ठीक है, या से या के द्वारा, यहाँ पर ऐसे लिखना था, से ओब्लिक के द्वारा, ठीक है, का लोप पाया जाता है, ठीक है। जैसे इसका समास पद और विग्रह हम देखते हैं। जैसे आंखों देखी, आंखों देखी मतलब आंखों से देखी, तो से विभक्ति है, तो करण तत्पुरुष हो गया। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। जैसे अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। जैसे दुख भरी, दुख से भरी। जैसे स्वरचित, स्वरचित जैसे नहीं स्व द्वारा रचित यानी स्वयं के द्वारा लिखित। जैसे भूख मरा यानी भूख से मरा। अगला है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ यानी द्वारा विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो करण तत्पुरुष होगा। जैसे मन मानी, मन मानी यानी मन से मानी, ठीक है। अगला है मन गढ़ंत यानी मन से गढ़ा हुआ। अगला है महिमा मंडित, महिमा मंडित होता है किसी चीज का वर्णन करना यानी महिमा से मंडित, ठीक है। अगला है भावाभिभूत, भावाभिभूत का मतलब होता है भाव से अभिभूत यानी भाव में डूबा हुआ, ठीक है, वहां पर हो जाएगा आपका कर्ण तत्पुरुष समाप्त। जैसे एक होता परोपजीवी या परजीवी, पर मतलब दूसरे, ठीक है, यानी अन्य के सहारे से जिंदा रहने वाला, उसको कहेंगे परोपजीवी। प्रकाश युक्त अर्थात प्रकाश से युक्त, ये मैंने आप लोगों को कुछ इसके समझाए हैं जहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होता है। अगला देखते हैं, अगला है संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान की विभक्ति आपको पता है, संप्रदान के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। समास की सबसे बड़ी बात है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आता जाएगा कि यहाँ पर किस समास का प्रयोग हुआ है। केवल पूर्व पद, उत्तर पद, कौन सा पद प्रधान है, कहाँ पर संख्यावाचक आएगा, कहाँ पर नहीं, ये सभी अगर आप करोगे तो रटने वाली चीज़ें भूल सकते हो। किंतु जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जब चीज़ों को समझोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपने एक बार याद कर लिया अच्छे से तो फिर आप कभी जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो संप्रदान विभक्ति होती है के लिए, ठीक है। तो परीक्षा केंद्र क्या होता है, परीक्षा के लिए केंद्र, ठीक है, परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला है चिकित्सालय यानी चिकित्सा के लिए आलय, ठीक है। तो के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। प्रतीक्षालय यानी प्रतीक्षा के लिए आलय। क्रीड़ा आंगन, क्रीड़ा के लिए आंगन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ये सभी में कौन सा है, हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें आराम कुर्सी एक होता है, आराम के लिए कुर्सी। धर्मशाला, ठीक है, तो धर्म के लिए शाला। देवालय, देवों के लिए आलय यानी देव के लिए आलय, देवता का स्थान, ठीक है। जनहित, जन के लिए हित, ठीक है, वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष का प्रयोग होता है। रण क्षेत्र जैसे होता है, रण के लिए क्षेत्र यानी युद्ध के लिए जो क्षेत्र होती है, युद्ध भूमि जो होती है, रणभूमि जिसको कहते हैं। अगला है रानीवास यानी रानियों के लिए वास स्थान जहाँ पर होता है, वहाँ पर इसमें रानियों के लिए वास के लिए जो शब्द है वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष का प्रयोग होगा। जैसे रसोई घर, ठीक है, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर यानी खाना पकाने के लिए घर, के लिए शब्द हुआ। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, विद्या का आलय और विद्या के लिए आलय, ठीक है। तो संबंध तत्पुरुष है यहाँ, सॉरी संप्रदान तत्पुरुष का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है, या संबंध तत्पुरुष भी आप कह सकते हैं अगर का विभक्ति है तो। अगला है आपादान तत्पुरुष समास। आपादान का मतलब होता है किसी से जहाँ पर अलगाव की बात हो, किसी से अलग होने की बात हो, वहाँ पर आपादान होता है। तो जहाँ समस्त पद के पहले खंड से अपादान कारक की विभक्ति का लोप होता है यानी से या फिर अलग होने का भाव होता है, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। आशातीत, आशातीत का मतलब होता है आशा के अतीत, ठीक है। अगला है आवरणहीन यानी आवरण से हीन, यहाँ आशा के अतीत नहीं, सॉरी,
आशा से अतीत, ठीक है, अलग होना। आवरणहीन मतलब आवरण से हट जाना, आवरण से हीन। जन्मांध, जन्म से ही अंधा होना, ठीक है, यहाँ पर जन्म से सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आशातीत, आशा से तीत, अतीत ये तो मैंने बता ही दिया हाथ नहीं, यानी अधिक होना। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त होना। पाप मुक्त होना, पाप से मुक्त होना। जातीय च्युत, जाति से च्युत यानी हटा देना, ठीक है। नेत्रहीन एक शब्द होता है, जैसे नेत्रहीन मतलब नेत्रों से हीन, जिसके पास आंखें ना हो, तो से विभक्ति है, यहाँ पर अपादान आ जाएगा। बंधन मुक्त या बंधन रहित जिसको बोलते हैं, तो बंधन से रहित या बंधन से मुक्त। बहिरागत यानी बाहर से आगत। भाग्यहीन, भाग्य से हीन होना, ठीक है, तो बन जाएगा भाग्यहीन, भाग्य से हीन, वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। लोकेतर मतलब होता है लोक से इत्र, और लोकोत्तर मतलब होता है लोक से उत्तर। वर्णातीत, वर्ण से अतीत यानी वर्ण से परे। अगला है विवाह इत्र यानी विवाह से इत्र यानी विवाह के अलावा। तो ये जहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग होता है यानी अलग होने का भाव है, ठीक है, वहाँ पर हमारा अपादान तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण हो रहा है देश निष्कासन, यानी देश से निष्कासन, किसी को देश से निकाला दे देना, ठीक है। शोभाहीन, शोभा से हीन होना, ठीक है। स्नातकोत्तर, स्नातक से उत्तर यानी उसके बाद की जो होती है, ठीक है, उसके लिए ये अपादान तत्पुरुष ही होता है। स्नातकोत्तर, आपकी जो पीजी की डिग्री होती है, एमए की डिग्री होती है, उसको स्नातकोत्तर कहते हैं, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। अगला देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या होता है, का, के, की विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था विद्यालय, विद्या का आलय, जैसे जलधारा, जल की धारा। तो जहाँ पर हमारे दोनों पदों के मध्य का या के, की, इन सभी पद निहित होते हैं या लोप पाया जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं दो शब्दों को जोड़ करके, तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं लोकसभा। लोकसभा का मतलब होता है लोक की सभा अर्थात जन की सभा। प्रजापति, प्रजा का पति। भ्रातृ स्नेह, भ्रातृ का स्नेह यानी भाई का स्नेह। अगला है क्षमादान। क्षमादान का मतलब होता है क्षमा का दान करना, किसी को माफ कर देना। जलापूर्ति यानी जल की आपूर्ति या जल की पूर्ति करना। सीमा रेखा, सीमा की रेखा, ठीक है। जैसे गोमुख, गो मतलब गाय का मुख, ठीक है, गो मुख, गाय का मुख, ठीक है, आनी यहाँ पे। गोदान, गाय का दान यानी गो का दान। चरम रोग, चरम का रोग, ठीक है। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, तो यहाँ पर हो गया संबंध तत्पुरुष। जलाशय, जल का आशय। जमींदार, ठीक है, जमीन का दार यानी मालिक जिसको कहा जाता है, तो जमींदार संबंध है उसका जमीन से, क्योंकि वो क्या है, जमीन का मालिक है, वहाँ पर होगा आपका संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे एक शब्द है रक्तदान, रक्त का दान, ठीक है, तो का है यहाँ पर, तो शब्द बन जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, और ये तत्पुरुष समास का आखिरी भेद है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में विभक्ति होती है, में और पर का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकरण जहाँ पे समस्त पद के पहले खंड के अधिकरण कारक की विभक्ति यानी में और पर का लोप पाया जाता है, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे आत्म केंद्रित यानी आत्म पर केंद्रित, स्वयं पर केंद्रित। आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर, में और पर विभक्ति होनी चाहिए ना, ठीक है। जैसे दीन दयाल, दीन पर दया करने वाला, ठीक है। पलाधारित यानी पल पर आधारित। मृत्युंजय, मृत्यु पर जय करने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। हवाई यात्रा, हवा में यात्रा। जलमगन, जल में मगन। तो यहाँ पर में और पर विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई गलत चीज़ें लग रही हैं या आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए। इसकी पहले भाग का भी जो वीडियो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से उसे
डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।